नूरान की सल्तनत दूर से बहुत खूबसूरत और खुशहाल दिखाई देती थी। इसके सुनहरी मीनार ऐसे लगते थे जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो, लेकिन अंदर ही अंदर इस रियासत पर जाहिलियत का अंधेरा फैला हुआ था। बादशाह हारून सख्त मिजाज और अपने उसूलों पर कायम रहने वाले थे। इस सल्तनत में एक पुरानी रस्म थी कि शाही खानदान का कोई फर्द डॉक्टर बनने की इजाजत नहीं रखता था, और जो कोई इस रिवायत को तोड़ता उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती। इसने हमारी सदियों पुरानी रिवायात को तोड़ा है, उसे ले जाओ और काली कोठड़ी में हमेशा के लिए बंद कर दो। लोगों में ये कहानी मशहूर थी कि ज़माने कदीम में एक शहजादी ने बूढ़ी औरत का इलाज किया, लेकिन बदकिस्मती से वो जिंदा ना रह सकी। इसी वाक़ये के बाद ये कानून बना कि शाही खानदान का कोई फर्द डॉक्टर नहीं बनेगा। बादशाह की सबसे छोटी बेटी शहजादी आमना कहलाती थी। वो निहायत हसीन थी, मगर उसे सजने संवरने का शौक नहीं था। उसकी बड़ी बहन ज्यादातर वक्त अपने कमरे में जेवरात पहनने में गुजारती, जबकि शहजादी आमना को किताबों और तिब से बेहद मोहब्बत थी और वो दिन रात किताबें पढ़ती रहती थी। वो तरह तरह की जड़ी बूटियों से दवाएं तैयार करती रहती थी। ये शौक उसे बचपन में पड़ा, जब डॉक्टर उसकी दादी की जान न बचा सके थे। तब से उसने महल के तहखाने में सबसे छुपकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। वो रात के पिछले पहर खामोशी से सबकी नजरों से बचकर वहां जाती थी। शहजादी आमना पुराने हकीमों की किताबें पढ़ा करती थी। उसे तिब और दवाओं के नुस्खे समझने का शौक था। वो अक्सर मुस्लिम तिब्दानों की किताबों में खोई रहती और खामोशी से दवाएं तैयार करती थी। उसे खूब पता था कि कौन सी जड़ी बूटी बुखार ठीक करती है और कौन सा फूल जख्म भर देता है। वो मुर्दा जानवरों का ऑपरेशन किया करती और उनके आज़ा का मुआयना करती रहती थी। पुरानी किताबों के नुस्खे वो अपनी डायरी पर लिखकर समझने की कोशिश करती। जहाँ ये सब कुछ छुप कर करती, वहाँ महल के पुराने मुलाजिम हकीम बख्श हमेशा उसके साथ मौजूद रहता और दूर दराज से जड़ी बूटियाँ और दीगर सल्तनतों की हकीमा की किताबें शहजादी को लाकर देता रहता। बेटा, तुमने खतरनाक रास्ता चुना है, मगर सही रास्ता भी यही है। बादशाह हारून का अकीदा था कि शहजादी सिर्फ महल में ही अच्छी लगती है और महल की जीनत बनती है। दुआ देना और लोगों की खिदमत करना नहीं, ये काम आम लोगों के लिए होता है। इसीलिए बादशाह ने शहजादी आमना को सख्ती से मना किया कि वो इस काम में शामिल ना हो। बेटी, बहुत सदियों से ये रिवायत जारी है कि शाही खानदान की कोई भी लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती। ये मामूली लोगों का काम है। एक दिन शहजादी महल के बाग में बैठी पुराने नुस्खों को समझ रही थी कि अचानक उसे एक बंदर के बच्चे की रोती आवाज सुनाई दी। फौरन उसकी तरफ गई और देखा कि वो जख्मी है। शहजादी ने फौरन उसकी मरहम पट्टी की। सुबह की ठंडी हवा लेने बादशाह भी बाग में आए। जब उन्होंने शहजादी को जख्मी बंदर के साथ देखा तो गुस्से से उनका रंग पीला हो गया। वो चिल्लाए, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया था, ये हमारे रस्मो रिवाज के खिलाफ है। हमने तुमको कितनी बार समझाया है कि तुम इस महल की शहजादी हो। तुम्हारा काम हुकूमत करना है, मुरहम पट्टी नहीं कर। अब्बा जान, मैंने तो सिर्फ जख्मी बंदर की मरहम पट्टी की, तो क्या ये गुनाह है? यहाँ से चली जाओ। शहजादी के आंसू बहने लगे और वो कमरे में जाकर रोने लगी, मगर उसके अज़्म में कमी नहीं आई, बल्कि अब उसका इरादा और भी मजबूत हो गया था। महल में एक चालाक वजीर भी रहता था, जिसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई मंसूबा चलता रहता। वो तो वजीर था, मगर सोने की लालच में उसने अद्वियात बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसे अद्वियात बनाने का असल इल्म ना था और वो गरीबों को अद्वियात बेचता और बदले में बहुत सारे सोने के सिक्के वसूल करता था, जबकि शहजादी रात को छुपकर गरीब लोगों को मुफ्त अद्वियात देती और गांव के लोगों का हाल पूछती थी। आपकी वजह से हमारे बच्चों को नई जिंदगी मिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर हमेशा बादशाह के सामने उसकी तारीफ करता, मगर उसके दिमाग में बादशाह के खिलाफ एक खतरनाक साजिश चल रही थी। इस जहर से बादशाह आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। वो चुपके से बादशाह के खाने में खतरनाक दवाई डाल देता और यूं बादशाह का दिमाग आहिस्ता आहिस्ता वजीर के काबू में आ रहा था। वजीर हमेशा बादशाह के साथ खड़ा रहता ताकि किसी को भी शक न हो।
तुम मेरे सबसे वफादार वजीर हो और तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है। बस कुछ 3 और फिर बादशाह मेरे कंट्रोल में होगा थोड़ा सा। एक दिन हकीम बख्श शहजादी के लिए कुछ जड़ी बूटियां और नुस्खे लेकर जा रहा था कि अचानक मक्कार वजीर ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। हुकीम बख्श छिप छिप कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि अब उसका राज नहीं रहा। जब शहजादी हुकीम बख्श की लाई हुई जड़ी बूटियां और किताबों का मुआयना कर रही थी, तब भी मुकार वजीर चपके से सब कुछ देख रहा था। वजीर ने सोचा, ये बिल्कुल सही मौका है शहजादी को महल से निकालने का और बादशाह के दिल में जहर घोलने का। अच्छा, तो शहजादी अभी भी दवाइयां तैयार करती है और मरीजों का इलाज करती है। बादशाह को बताना होगा। बादशाह सलामत, शहजादी अभी भी दवाइयां तैयार करती हैं और मरीजों का इलाज करती हैं। मेरे मना करने के बावजूद शहजादी ने ये काम जारी रखा। सिपाहियों, शहजादी के कमरे की तलाशी लो और जो मिलता है लेकर आओ। सिपाहियों ने कमरे की हर चीज छान मारी, मगर कुछ न मिला। सिर्फ शहजादी की डायरी मिली जिस पर वो नुस्खे लिखा करती थी। जब बादशाह को डायरी पेश की गई तो वो देखकर गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला। तुमने हमारी सदियों पुरानी रिवायात को तोड़ा, मेरे हुक्म की नाफरमानी की। सिपाहियों, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। शहजादी को कैद खाने की तरफ ले जाया गया जैसे वो कोई मुजरिम हो, और वहां उसे बंद कर दिया गया। हकीम बख्श बेचारा शहजादी के पास आया, उसे तसल्ली दी और कहा, तुमने बातिल की बजाय हक का साथ दिया। अल्लाह हमारे साथ है, तुम हौसला रखो। चंद दिन बाद सल्तनत पर खौफनाक आफत आ गई। एक वबा ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। लोग बुखार, अल्टी और बेहोशी का शिकार हो गए। उसे काला बुखार कहा गया। गलियों में लाशें पड़ी रहती और माएं अपने बच्चों को गोद में लिए रोती। मरीज को पहले उलटियां आती हैं, फिर तेज बुखार होता है और देखते ही देखते वो मौत के मुंह पर चला जाता है। गरीब बस्ती के लोग तकलीफ में कराह रहे थे। मुकार वजीर, जिसे दवा बनाने का इल्म भी न था, इलाज करता रहा, मगर सब बेअसर रहा। आखिरकार वबा महल तक जा पहुंची। बादशाह का बड़ा बेटा शहजादा हसनीन भी इस खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया। बीमारी बढ़ती गई और शहजादे का जिस्म नैला पड़ने लगा। चालाक वजीर ने कई दवाएं और टूटके आजमाए, मगर शहजादे की हालत शदीद होती चली गई। चालाक वजीर के बाद कई सल्तनतों से बड़े बड़े हकीम शहजादे के इलाज के लिए आए। सबने दवाएं दें, मगर बीमारी कम होने के बजाय और शदीद हो गई। बादशाह सलामत, हमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर शहजादे की हालत बिगड़ती जा रही है। अब तो कोई फरिश्ता ही उसे बचा सकता है। हकीम बख्श शहजादी के पास जेल गया और उस खतरनाक वबा के बारे में बताया। बेटी, पूरी सल्तनत पे एक खतरनाक बीमारी फैल गई है और तुम्हारा भाई भी उसी बीमारी का शिकार है। शहजादी बादशाह के पास गई और कहा, आबा जान, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मैं आपको परेशान करने नहीं आई, मगर ये बताने आई हूँ कि इस बीमारी का इलाज मेरे पास है। मैंने किताबों में पढ़ा है और मैं भाई का एक खास जड़ी बूटी से इलाज कर सकती हूँ, मगर मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। अगर मैं नाकाम हो गई तो आप मुझे हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे, और अगर मैं कामयाब हो गई तो आप इल्मे तब पर लगी पाबंदी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बादशाह रिजामंद हो गया और माहदे पर दस्तखत कर दिए। शहजादी ने हकीम बख्श के सिवा सबको कमरे से निकाल दिया और अपने भाई का इलाज शुरू किया। उसने वो खास जड़ मंगवाई जो उसने उसी बीमारी के लिए संभाल कर रखी थी। इस जड़ को पैस कर एक बर्तन में डाला, इसमें खास इरक मिलाया और दवा तैयार की। फिर उसने मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से बना लेप शहजादे के जिस्म पर लगा दिया। इसके बाद शहजादी ने एक खास इरक शहजादे के हल्क में आहिस्ता आहिस्ता टपकाया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे भाई को ठीक कर दे, तू अपनी अजमत से शिफा अता फरमा।
इसके जिस्म की रंगत आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी और पसीना बहने लगा, जो इस बात का इशारा था कि शहजादा सेहत की तरफ लौट रहा है। सुबह तक शहजादा मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था। पूरे महल में खुशी का समा था। बादशाह और मलका खुशी से नहाल थे, मगर वजीर दिल ही दिल में गमगीन था। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी जाहिलियत की वजह से इतनी देर कैद में रखा। चालाक वजीर को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी थी। बीमारी और खतरनाक वबा भी उसी की वजह से फैली थी। बेटी, आज से तुम्हें छुप कर काम करने की जरूरत नहीं। पूरे महल में बादशाह ने ऐलान किया कि अब जाहलाना रस्म खत्म हो गई है। हर लड़की को ये हक हासिल है कि वो डॉक्टर बने और लोगों का इलाज करे। शहजादी ने गरीबों का इलाज शुरू किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात दें, और यूं उसका ख्वाब पूरा हुआ।